हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और फार्मेसी में। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये वही बायो फार्मास्यूटिक्स और काइनेटिक का पार्ट है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले वो लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको एक बार रीड करके आएँ, तब आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बेटा अभी तक हमने बात करी थी कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है किसी भी ड्रग का। ठीक है, तो हमने देखा था एब्जॉर्प्शन मतलब कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में उस ड्रग का पहुंचना है ना, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ड्रग सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग का किस तरीके से पहुंचना हो पाता है, वो सारी मेथड्स हमने पढ़ी थी, जिसमें पैसिव, एक्टिव, ये सब हमने पूरा पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब जब हमारी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुकी है, उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे बांटी जाती है पूरे शरीर में, जाई कैसी जाती है ड्रग, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मान लीजिए हमने एक किसी पर्सन ने ड्रग लिया। ठीक है, अब वो ड्रग लिया और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन से जाने के बाद वो कहाँ चला गया बेटा, सेल के पास चला गया। कौन सी सेल, टारगेट सेल। देखिए ब्लड सर्कुलेशन कभी भी एकदम डायरेक्ट उस सेल के पास नहीं जा पाती बेटा। इतनी मोटी पाइपलाइन क्या सप्लाई कर सकती है क्या, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम या तो कैपिलरी कहते हैं या तो फिर वो ट्रांसफ्यूजन। यानी कि देखो बेटा क्या होता है, मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, क्योंकि ये भी सेल्स का बना हुआ है, तो इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी जो प्लाज्मा होती है, हमारा ब्लड में प्लाज्मा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा ही पाई जाती है। ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ से रिसने लगती है या निकल जाती है, और कहाँ आके बैठ जाती है वो बेटा, इन सेल्स और टिश्यू के बीच में एक गैप होते हैं, है ना, छोटे छोटे से गैप्स होते हैं, उनमें जाके भर जाती है। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड रहते हैं ना, है ना, ऐड रहते हैं, और उन्हीं के साथ क्या होता है, कुछ मात्रा में जो ड्रग है वो प्लाज्मा के साथ रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब प्लाज्मा के साथ रिलीज़ हो गई है ड्रग, और पूरी ड्रग क्यों नहीं हुई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले आप इतना समझ लीजिए कि प्लाज्मा के साथ कुछ अमाउंट की जो है ड्रग वो रिलीज़ हो गई है, और वो जो रिलीज़ हुई है ड्रग प्लस प्लाज्मा, वो इन सेल्स के गैप्स में भर जाती है। अब ये सेल्स हैं, अपनी सेल्स से जाके, सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे जाके हमारी ड्रग क्या होती है, अटैच हो जाती है और अपनी एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, अब उसने एक्टिविटी शो कर दिया है, उसका काम लगभग हो गया है ना, एक पर्टिकुलर ड्रग का। ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे से रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि अब रिलीज़ होके कहाँ जाएगी, रिलीज़ होके कहाँ जाएगी, तो ये दोबारा से कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे पहुँचेगी, यहाँ पे बेटा अपनी सेल्स, अपनी कोशिकाओं से जुड़ी हुई कई सारी छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम्स कहते हैं, है ना, ये क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी सी कैपिलरीज नलिकाएं होती हैं जो बाद में जाके एक बहुत बड़े वेन या आर्टरी से जुड़ जाती है। ठीक है, कहीं से भी, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल से जुड़ गई, और वही ब्लड वेसल्स आगे चल के क्या करती हैं, लीवर तक पहुंचा देती हैं उस जो छूटी हुई ड्रग है, जो इनएक्टिव हो चुकी है या अपना काम वो कर चुकी है। ठीक है, उस ड्रग को या तो लीवर तक पहुंचा देते हैं और उसका एक्सक्रीशन कर देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा कि हमने जब कोई व्यक्ति को ड्रग दी है तो वो उसके ब्लड सर्कुलेशन में गई, फिर प्लाज्मा से रिलीज़ हुई, प्लाज्मा फिर ये छोटे छोटे सेल्स के
इसमें भर गया बीच में, है ना, इंटरटिशियल स्पेस कहते हैं बेटा, जो सेल के बीच में जो गैप होता है उन्हें कहते हैं इंटरटिशियल स्पेस में भर जाता है। वहीं पे जो ड्रग है वो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका की मेम्ब्रेन है, उससे अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है और अपना काम करती है। बाद में ये सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा पहुंचाई जाती है और उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, इतना आया आप लोगों को समझ में। अब बात करते हैं एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इट इज़ रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ द ड्रग बिटवीन द ब्लड, है ना, एंड एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू। क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया कि एक रिवर्सिबल मेथड है, यानी कि ब्लड से उस टारगेट टिश्यू में आना, ठीक है, और फिर से अपना काम करके उस टारगेट टिश्यू से दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाना, यानी कि एक सर्कल टाइप का बन गया, एक साइकिल बन गई, है ना। इस मेथड को ये क्या है, एक रिवर्सिबल ट्रांसफ़र है, ठीक है, यानी आना जाना लगा रहता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेटा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि ऐसा नहीं है कि हमें जो है केवल सिर में दर्द हो रहा है तो ब्लड केवल पूरी की पूरी ड्रग सिर में ही घुसेड़ देगी, ऐसा नहीं है। ये क्या करती है, थोड़ी सारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी ब्लड आ रहा है, ब्लड तो सभी जगह आता है डेफिनेटली, है ना, तो जहाँ जहाँ भी ब्लड जा रहा है, आ रहा है ना, तो वो सब जगह ड्रग जाती है। लेकिन एक्शन कहाँ मिलता है, हमें टारगेट एरिया में मिलता है। अब सोचने वाली बात ये है कि टारगेट एरिया में किस तरीके से एक्शन मिल सकता है, वो तो बाकी बॉडी ऑर्गन में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कहानी आती है रिसेप्टर की, यानी कि लॉक एंड की थ्योरी की। ठीक है बेटा, जो हमारे ड्रग्स होती हैं वो एक की तरह काम करती है, और ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके चारों तरफ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी सारी सेल्स ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। जैसे कि जब हम घर में ताला लगाते हैं तो हर एक लॉक की चाबी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही लॉक पूरे घर में लग जाता है, नहीं, है ना, हर एक लॉक की चाबी अलग अलग होती है ना। क्यों? क्योंकि उसकी डिज़ाइन, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरीके से हर ऑर्गन की चाबी, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अलग अलग रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। जैसे ही इन रिसेप्टर से हमारा ड्रग कंटेंट अटैच होता है, वो भी एक पर्टिकुलर शेप का बनाया जाता है ना, तो जब अटैच होता है तो बिल्कुल ताला और चाबी की तरह ही वो वर्क करता है। और जब वो ड्रग उसको डिकोड कर लेती है तो फिर अपनी एक्टिविटी या अंदर की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी वो जिस काम के लिए भी आई है वो उसको कर देती है, ठीक है, और बाद में फ्री हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सेल, है ना, एंड रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन पैसिव डिफ्यूजन ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट नॉन यूनिफॉर्म थ्रू द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा ना, इसके पहले का जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया था उसको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। फिर भी मैं रफली आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। बेटा, पैसिव डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि जब एक सेल मेम्ब्रेन से जब कोई भी कंटेंट अंदर आता है ना, तो वो एक्टिव मेथड के थ्रू भी आ सकता है और पैसिव मेथड के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है, जो है एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक बहुत ही नेचुरल और स्लो प्रोसेस है। आराम से 90% केस में जो है हमारी सेल ऐसे ही काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी हाइपर कंसंट्रेशन होगा, है ना, या हाई कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन
की तरफ कोई भी चीज़ जो है मूव ऑन करेगी, यानी कि अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस इजीली कर पाएगी। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी वो जो पैसिव की मैं बात कर रही हूँ, पैसिव मेथड की, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये आराम से सेल उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर बाहर की तरफ हायर कंसंट्रेशन है और लोअर यानी ब्लड की तरफ या सेल की तरफ जो है लोअर कंसंट्रेशन है, तो वो उसको इजीली अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन ब्लड सप्लाई ऑन ऑर्गन, मोर ब्लड मोर सप्लाई ड्रग। ये क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड सप्लाई बेटा प्रॉपर वे में मतलब इक्वली नहीं होती है। कुछ ऑर्गन्स को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड होता है, जैसे कि हमारा हुआ हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, है ना। तो इनमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, हमने ड्रग दी है उसके अंदर, तो जहाँ ब्लड होगा वहाँ ड्रग भी होगी, यानी कि ब्लड के साथ ड्रग, यानी ड्रग का कंसंट्रेशन उस ब्लड के अंदर भी ज़्यादा होगा। जहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, जाहिर सी बात है, जब हमने ब्लड में दी है अपनी ड्रग, तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन ब्लड सप्लाई, हमारी ड्रग की क्वांटिटी उस ऑर्गन तक कितनी, किस हद तक, किस टाइम पर पहुंचेगी, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कितनी है और कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि ये इट ऑकर इन 2 स्टेप्स, ये मेथड कितने उस पर हो रहती है, तो ये 2 स्टेप्स में होती है। पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड इनटू। चलिए, अब हमने जैसे कि ब्लड वेसल्स की बात करी, ब्लड वेसल से प्लाज्मा आ गया है बाहर इंटरटिशियल स्पेसिस में, जहाँ पे बहुत सारी सेल्स है, टिश्यूज़ है, इनके बीच में गैप में वो अंदर जा चुका है। ठीक है, अंदर भर गया है। अब वहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भरा रहता है बेटा, है ना। इनके बीच में क्या रहता है, एक पानी जैसा लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। सूखी तो रहेंगी नहीं, बिल्कुल ड्राई है ना। इनके चारों तरफ क्या है, लिक्विड, पूरा पानी का ही, अपने बॉडी में क्या है, पूरा पानी का ही सिस्टम चल रहा है ना, कहीं पे भी ड्राइनेस नहीं होती है सिवाय ऊपर की स्किन में, जिसमें हम लोशन लगाते रहते हैं पूरे टाइम, है ना। तो फिर ये अंदर पूरा पानी का रहता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं बेटा। ठीक है, इनमें जो है अपनी ड्रग और प्लाज्मा अंदर जा चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेथड आई वो क्या कहलाई, यहाँ से प्लाज्मा का आना, साथ में हमारी ड्रग का आना, और यहाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में घुल जाना, है ना। दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, अब वो घुल गई है। अब यहाँ पे क्या करना है इनको, अब हमारी सेल का टारगेट है, जो ये गोल गोल सेल्स दिख रही हैं ना, इनके अंदर जाना, अटैच होना, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होना, इनके अंदर जाना और अपनी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये 2 मेथड हो गई। क्या, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ड्रग अंदर एंटर करना। 2 टारगेट हो गए, एक तो कैसे भी करके यहाँ से निकलना, और दूसरा इस सेल के अंदर जाना। ठीक है, अब ये केस तभी होगा जब टारगेट सेल मिलेगी, है ना, रिसेप्टर का खेल होगा। अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो फिर जो है मुश्किल है चीज़ें, है ना। ये सेकेंड वाला केस तो डेफिनेटली मुश्किल है। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होते हैं, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही बेटा इम्पॉर्टेंट बात है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसको इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब है, मान लीजिए हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हमारी ये है क्या है, ब्लड वेसल्स से यहाँ पे अपनी जो है ड्रग प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये जा रही है। अब बेटा इसमें से मैंने आपको याद होगा, अब भी बताया था कुछ टाइम पहले, कि इसमें से जो है कुछ ड्रग प्लाज्मा में आ जाती है। ठीक है, कुछ ड्रग प्लाज्मा में आ गई इसमें, लेकिन सारी ड्रग क्यों नहीं आई, सारी ड्रग के साथ क्या केस हो गया था बेटा, ये केवल प्लाज्मा में गिनी चुनी ड्रग ही क्यों आई।
इसका रीज़न ये है बेटा, हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी भरे रहते हैं, बहुत होते हैं, है ना। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारा क्या करते हैं, अपने साथ में हमारा जो ड्रग मटेरियल है, जो है ना मेडिसिन हमने लिए, जो ड्रग मटेरियल है उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये कहानी बन जाती है प्रोटीन प्लस ड्रग, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग कह देते हैं। ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग हो गई भाई। अब क्या हुआ कि जब प्रोटीन के साथ हमारी मेडिसिन, हमारी ड्रग अटैच हो गई है हमारे ब्लड वेसल में, तो उसका हो गया मॉलिक्यूल साइज़ बड़ा। कितना? बहुत बड़ा हो गया, जो कि इस कैपिलरी को, जो इसकी वॉल है, उनके छेदों को क्रॉस नहीं कर सकता, जो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, जो वहाँ से नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये क्या रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में लगातार घूमता ही रहता है जब तक ये प्रोटीन इसको छोड़ ना दे। जब तक इस ड्रग को ये प्रोटीन छोड़ ना दे तब तक ये किसी लायक नहीं है, किसी भी ऑर्गन में नहीं जा सकता, किसी भी सेल में नहीं जा सकता, अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा सकता। एक तरीके का ये इनएक्टिव मटेरियल बन चुका है। इतना क्लियर? अब बात आती है कि जो ड्रग यहाँ प्लाज्मा से निकल चुकी है, जो बच गई है, इस मटेरियल को, इस ड्रग को क्या कहते हैं हम, फ्री ड्रग। क्या कहते हैं बेटा? फ्री ड्रग। जो फ्री है, मुक्त है, सारे बंधनों से मुक्त है, उसे क्या कहते हैं, फ्री ड्रग, राइट। अब ये जो ड्रग है, फ्री ड्रग, ये जाके जो अपने सेल्स में एक्टिविटी दिखाएगी, है ना, सेल्स में एक्टिविटी दिखाएगी। देखिए अब ये इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ये फ्री ड्रग है जिसने बहुत ही आसानी से कैपिलरीज़ को क्रॉस कर लिया और प्लाज्मा के साथ आ गई है, ठीक है। अब उसका दूसरा जो मेथड है, दूसरा टारगेट है, वो है उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, उसको अटैच करना, तभी तो एक्टिविटी दिखा पाएगी। सेल में ही तो दिखानी है एक्टिविटी, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले कैपिलरीज से रिलीज़ होना, रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे सेल के पास अटैच होना या और वहाँ पे रिलीज़ होना। अब आता है टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है बेटा। टिश्यू परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे कि हर बॉडी, हर टिश्यू, हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई अलग अलग होती है ना। कहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं कम होती है जहाँ पे कम ज़रूरत होती है, ये मैंने आपको अभी बताया। उसी तरीके से हर सेल की परमिएबिलिटी ड्रग की अलग अलग होती है ना। कहीं पे वहाँ पे तेज़ी से एक्टिविटी दिखाती है ड्रग, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से आने देती है, गेट खुला रहता है ना, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। और कहीं कहीं बहुत टाइम लगता है, ओपनिंग में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये ड्रग को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है उस ड्रग को, कि वो उस सेल जहाँ पे हम पहुँचाना चाह रहे हैं बेटा, है ना, उस सेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस कर पाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल हो पाए या उसके अंदर घुस पाए, ठीक है। अब इसका बहुत ही शानदार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, कि जैसे जस्ट सपोज़ हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, भर भर के लिपिड है, खूब लिपिड है ना, पूरा लिपिड से ही बना हुआ है, उसको में वाटर कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। जैसा पूरी जो है उसकी इवन जो बैरियर्स हैं, बाउंड्री है, जो उसका सुरक्षा कवच हम कह सकते हैं, वो तो पूरा लिपिड से बना है। यानी कि हमारी ड्रग कंटेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो इतने सारे लिपिड से भरे हुए बैरियर्स को और उसकी सेल्स को क्रॉस कर सके। यानी कि हमारी ड्रग भी जो है भर भर के लिपिड होना चाहिए, यही ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ड्रग किस तरीके की है जो कि ट्रांसपोर्ट कर पाए अपना कंटेंट को। हमें हर ऑर्गन में जहाँ पे भी टारगेट ले रहे हैं बेटा, उस ऑर्गन के हिसाब से ड्रग डिज़ाइन करनी पड़ती है ना। हर चीज़ को सॉल्युबिलिटी देख के, उसके आयनाइजेशन को देख के सब डिसाइड करना पड़ता है।
Distribution of drug is not uniform throughout the body because different tissue receive the drug at different rate by the rate of blood supply. मैंने अभी आपको बताया किसी कहीं पर भी ब्लड सप्लाई एक जैसा नहीं होता कि नहीं उतना ही उधर हुआ सप्लाई उतना ही उधर, सबका अलग अलग होता है बेटा। और ये भी जो तो ड्रग जो पहुंचती है उसका रेट भी उस ब्लड सप्लाई के साथ चेंज होता चला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हैज़ टू मेजर रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो कौन कौन सी मेजर चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो ये कि रेट ऑफ टिश्यू परमिएबिलिटी है ना, हमारी ड्रग किस हिसाब से उस टिश्यू के अंदर जा पा रही है, उसकी परमिएबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, योग्यता है ना। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने गए, हमने कितना पढ़ा है, हम कितना उस एग्ज़ाम के अंदर घुस सकते हैं उसको क्रैक करने के लिए, ये हमारी परमेबिलिटी है ना, ये हमारी परमेबिलिटी है। हमारी ड्रग की क्या परमेबिलिटी है, उस सेल के अंदर वो इस तरीके से तैयारी करके आई है, वो डिज़ाइन करके आई है कि वो सेल के अंदर घुस पाए, ठीक है। दूसरा होता है ब्लड परफ्यूजन या ब्लड की सप्लाई। जाहिर सी बात है, अब आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने तैयार भी कर लिया, लेकिन अगर ब्लड सप्लाई यानी कि कनेक्टिविटी कम है, कोई स्कूटर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो आप कैसे धीरे धीरे साइकिल से अगर जाओगे तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो रेट ऑफ परफ्यूज़न भी सही होना चाहिए और उसकी परमेबिलिटी भी सही होनी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसको क्रैक करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन। अब टिश्यू की परमेबिलिटी किस पर निर्भर करती है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग का निर्माण कर रहे हैं तो क्या कौन सी उसकी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ड्रग का, ताकि वो हमारी सेल को आसानी से पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। और दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये कौन सी कहानी होती है फिजियोलॉजिकल बैरियर, बेटा हर ऑर्गन जो भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट टारगेट ले रहे हैं, कभी सर दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो हमारी ड्रग को कई सारी बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे जाके और अटैम्प्ट कर दिया, नहीं, बहुत सारा स्ट्रगल है भाई, बहुत सारा स्ट्रगल है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल है, तो उन्हें क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं। बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करके, संघर्ष करके, और फिर उसको आखिर में अटैम्प्ट करना पड़ता है ना। अब आते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, ठीक है, ये समझते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ड्रग की बात करते हैं। सबसे पहले ड्रग में सबसे पहले आता है बेटा मॉलिक्यूलर साइज़, है ना। मॉलिक्यूलर साइज़ से समझ गए होंगे, साइज है ना, मतलब ये हमारे साइज़ का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो साइज होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, वो कम से कम जो है 500 to 600 डाल्टन्स होना चाहिए। एक नॉर्मल वे की बात कर रही हूँ, एक इजी वे में जिसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑल द ड्रग हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 500 to 600 डाल्टन होना चाहिए, जो ईजी वे में पैसिवली क्रॉस कर देता है हमारी किसको, कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को। ये ब्लड जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ब्लड जा रहा है, घूम रहा है, फिर प्लाज्मा में जा रहा है, तो ये क्रॉस, ये वाली जो चीज़ दिखा रही हूँ मैं, है ना, क्रॉस करना भी तो एक कहानी है। तो फिर ये क्या करता है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसमें जाता है ये, ठीक है, टिश्यू के बीच में। ओनली स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल साइज लेस देन 50 डाल्टन ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्वस चैनल एंड अदर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए हमारी ड्रग उतनी ज़्यादा लिपिड अच्छा चलो इसके पहले मैं एक आपको कहानी बताऊं। मैंने इसके पहले भी आपको जब एब्जॉर्प्शन आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बताया था, अभी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए लिपिड का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हर सेल मेम्ब्रेन
है ना। हर सेल मेम्ब्रेन और जो भी हैं ब्लड वेसल्स वगैरह, ये क्या होती हैं, ये काय की बनी होती है, इसमें लिपिड्स की बनी होती है। सेल्स की जो ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। तो क्या होता है जब लिपिड दोनों भाई भाई मिल जाते हैं तो वो कहता है अरे आजा यार, तो ऐसे गेट ओपनिंग हो जाती है उनकी और ये आसानी से उस चैनल को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट, बड़ा ही और ये इनका साइज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर वो लिपिड सॉल्युबल है ना, तो लिपिड के साथ कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्रॉस कर जाते। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट। क्या आता है, अगर हमारी ड्रग में वाटर कंटेंट वाली ड्रग है, यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो फिर ये क्रॉस करने में आनाकानी करता है। लेकिन हमारी जो ब्लड वेसल है बेटा, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जो पानी के लिए बने होते हैं, है ना। प्रोटीन चैनल्स भी कहा जाता है इनको। पोर्स पाए जाते हैं जो पानी के अंदर बाहर ट्रांसफर, क्योंकि तेल यानी लिपिड के साथ तो पानी का नहीं जमेगा ना, एंटी है। तो फिर यहाँ से इन छोटे छोटे पोर से हमारे जो है वाटर की सप्लाई होती है ना, पानी कंटेंट की सप्लाई होगी। वहीं में जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होती है, जो वाटर के साथ अटैच होती हैं, वो इस पोर्स के थ्रू अपना आना जाना कर लेती हैं। लेकिन इनका साइज़ पोर्स का बहुत छोटा होता है, तो केवल 50 डाल्टन, अगर इससे छोटा है तो कोई नो प्रॉब्लम है ना, केवल 50 डाल्टन तक ही इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट का, जो वाटर सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल की बात नहीं हो रही है, उसमें रेंज अच्छी है अपनी, है ना। लेकिन इसमें जो है रेंज कम है, पहली चीज़ है ना। इसमें वाटर सॉल्युबल के साथ में ये इशू है। दूसरा, इसमें जो साइज़ है मैंने आपको बताया, वो जो है 50 डाल्टन तक ही कैपेसिटी होती है। स्मॉल साइज़, बहुत पोर साइज़ जो होना चाहिए बहुत ही स्मॉल होता है। ट्रांसपोर्ट एक्वस चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी इनको आने जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी ज़रूरत होता है। पैसिव मैंने आपको समझाया था बेटा, पैसिव नॉर्मली हो जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ होता है। एटीपी खर्च होती है, हमारी बॉडी करेंसी पैसा खर्च होता है आने जाने के लिए। ब्लैक टिकट होती है, ब्लैक टिकट, है ना। तो इसमें जो है एटीपी खर्च होती है, एनर्जी लगती है। और लिपिड वाली जो ड्रग है वो आराम से जो है इजीली क्रॉस कर जाती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, कोई टेंशन नहीं रहती है। अब आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर पढ़ा है तो ठीक है। जो हमारी आयोनाइज्ड जो ड्रग होती है ना, जो हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है बेटा, वो ही इस लिपिड बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो लिपिड इतना सेल मेम्ब्रेन में है, लिपिड बाइलेयर, वही अनआयोनाइज्ड ही क्रॉस कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसके थ्रू आयोनाइज्ड ड्रग को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो ये लिपिड मेम्ब्रेन उसको पार नहीं होने देगी। अंदर जाके बात अलग है कहानी, लेकिन उसको जब गेट ही ओपन नहीं होगा तो आप अंदर परफॉर्मेंस किस तरीके से दोगे, राइट ना, एंट्रेंस ही नहीं होगी। तो अनआयोनाइज्ड इजीली लिपिड सॉल्युबल कंटेंट में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, लेकिन आयोनाइज्ड ड्रग के साथ प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोई भी ड्रग जब मेडिसिन बनाती है कोई भी कंपनी, तो केवल लिपिड सॉल्युबल नहीं बना सकती या केवल एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना सकती, ये दोनों का ही मिक्सचर बनाती है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपसे कह सकती हूँ कि ये हो सकता है लिपिड कंटेंट ज़्यादा रखे। वो किस टारगेट ऑर्गन के लिए बनाई जा रही है, वो ब्रेन के लिए बनाई जा रही है, वो लीवर के लिए, या नॉर्मल दर्द बुखार खांसी के लिए बनाई जाती है, इट्स नॉट। और हमारा रूट ऑफ वे क्या है, रूट ऑफ तरीका क्या है, हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, हम सबलिंगुअल दे रहे हैं, हम
आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं, वेजाइनल वे से दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं, किस वे से, किस तरीके से दी जा रही है, ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी ड्रग जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अगर वो ब्रेन के लिए तो हाईली लिपिड हमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें भर भर के जो हैं बैरियर्स अरेंज हैं जो कि पूरे लिपिड के बने रहते हैं। अगर हमने उनका फ्रेंड सर्कल जो कि लिपिड पूर्ण फ्रेंड सर्कल है वो हमने नहीं दिया तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अब आप कहेंगे ठीक है तो हम प्योरली लिपिड का बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। बेटा, लिपिड केवल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है, लेकिन आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। फिर अब क्या करोगे, अगर आपने लिपिड यानी कि जैसे सपोज तेल या घी की बूंद है ना पानी के अंदर डाली तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो एक्टिविटी, वो ऐसे ही रहेगी ड्रॉप बनकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चिपक जाएगी, जम जाएगी साइड में। अब क्या करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए वहाँ क्या करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हाइड्रोफिलिक ड्रग का पार्ट काम आएगा। एक हिस्सा लाइपोफिलिक, एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक। अगर पानी का कंटेंट आया तो हाइड्रोफिलिक ने अपनी एक्टिविटी दिखा दी, अगर लिपिड का कंटेंट आया तो लिपिड ने अपनी एक्टिविटी दिखा दी। दोनों ही रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं, हम किसी एक को नहीं कह सकते यू आर बेस्ट या यू आर बेस्ट। हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत सारा हिस्सा पानी का भी है और बहुत सारे ऑर्गन्स में का हिस्सा जो है लिपिड्स का भी है। ठीक है, तो जब भी कोई ड्रग बनाई जाती है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में लेना है, लेकिन लेना है। ठीक है, अब जस्ट सपोज हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हो रही है, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि बिना ब्लड सप्लाई के ही ड्रग दे दें। क्या कोई ऐसा ऑर्गन है जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और हमने ड्रग दे दी, पहुँचेगी ही नहीं, खेल ही ख़त्म, है ना। अब ब्लड क्या है, वाटर मतलब एक्वस, यानी कि हाइड्रोफिलिक ड्रग, लविंग ड्रग, है ना, इसमें काम करेगी। जो पानी को चाहे, क्या इसमें हम तेल डाल दें या घी कर दें तो जम नहीं जाएगा किनारों से, इसमें सॉल्युबल होगी नहीं, वाटर आसानी से उसको सप्लाई कर ही नहीं सकता। इसमें पोलर ड्रग ही काम आएगी। क्या आएगी, पोलर ड्रग ही काम आएगी, जिसे हम आयोनाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये फॉर्म काम आएगी इस तरीके से, आयोनाइज्ड फॉर्म कह लो, पोलर ड्रग कह लो, वाटर लविंग कह लो, है ना, यही फॉर्म काम आएगी। यही चीज़ अपने साथ चिपका के लिपिड वाले भाग को भी ले जाएगा। लिपिड वाला जो हिस्सा है यही चीज़ अपने साथ ले जाएगा, ट्रैवल कर पाएगा, एक स्कूटर की तरह काम करेगा बेटा। स्कूटर जब उसकी ज़रूरत हुई तो लिपिड वाले ने ड्राइविंग कर ली, और जब हाइड्रो वाले की ज़रूरत हुई तो हाइड्रोजन वाले ने ड्राइविंग कर ली और बैक सीट पर उसको बैठा लिया। जब हम ड्रग बनाते हैं तो कुछ हिस्सों में हम क्या करते हैं, लिपिड पार्ट को आगे कर लेते हैं। हर ड्रग में जो है फेजेस होते हैं ना, लिपिड भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। हर ड्रग बनाते, जो भी हम ड्रग बनाते, लेकिन अगर उसमें हिस्सा नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियली फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, जो कोई एक्टिविटी खास नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, पोलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, या पोलैरिटी को कम कर देते हैं, यानी कि लिपिड में सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ कैसे तय होती है बेटा, स्टडी के दौरान होती है। ड्रग बनाना कोई हंसी मजाक नहीं होता, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़। तो इतना समझ में आया कि ड्राइविंग का कंसेप्ट समझ में आया कि जब हमारी बारी हुई तो हमने चला लिया, जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने चला लिया।
अगर ऐसा होने लगे तो ड्रग कभी भी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अब कहानी आती है कि हमने वाटर सप्लाई से जो है ड्रग को अपने टारगेट एरिया पे पहुंचा दिया। ठीक है, जैसा जैसा माहौल मिला उसको एडजस्ट करके। तो मैं बात कर रही थी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग ईज़िली इस मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस कर पाती है क्योंकि ये लिपिड की बनी होती है और अनआयोनाइज्ड ड्रग बहुत ही अच्छे से लिपिड में सॉल्युबल हो जाता है। भले ही वो फिर अंदर आके पोलार बन जाए या हाइड्रोफिलिक बन जाए, साइटोप्लाज्म में उनकी वो वाली जो एरिया है वो खुल के आ जाए बाहर। ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक्टिविटी दिखाए। इतना आया आप लोगों को समझ में? तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैंने आपको बताया, द ड्रग दैट रिमेन अनआयोनाइज्ड एट दिस pH कैन ईजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को हमारी कौन ईजिली क्रॉस कर सकता है? जो 7.4 हमारे ब्लड का pH है बेटा, 7.4 pH पर अपने आप को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रख सके, वही जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट पे अगर हम बात करें तो इसमें करते हैं हम लाइपोफिलिक ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक ड्रग। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ड्रग दैट इज़ लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। बेटा जैसे कि मैंने आपको इजीली बताया कि हमारी ड्रग दो चीज़ों पे काम करती है, लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, लेकिन ये प्योरली नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हाइड्रोफिलिक ड्रग जाना उसको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू है और लाइपोफिलिक सबसे पहले तो उसे मेम्ब्रेन ही क्रॉस करनी है, मेम्ब्रेन क्रॉस करके ही तो वो एक्टिविटी दिखा पाएगा, है ना। तो कहानी में आता है ट्विस्ट कि ये दोनों ही कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं, बस अंतर इतना रहता है कि किसका परसेंटेज आपने कितना ज़्यादा दिया है। ठीक है, अगर लाइपोफिलिक ड्रग है यानी कि उसका परसेंटेज आपके ज़्यादा है क्योंकि अपने टारगेट एरिया में, टारगेट सेल में अगर लिपिड का ज़्यादा कंटेंट है तो उसे लाइपोफिलिक कह देंगे, और अगर वो हाइड्रो का ज़्यादा कंटेंट है तो इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अगर उसमें बैरियर्स कम है, देखो बैरियर्स की बात हो रही है ना, बैरियर्स अगर कम है तो इजीली जो है अपने ब्लड सर्कुलेशन में जाए और एक्टिविटी दिखा ले। लेकिन अगर बैरियर्स बहुत ज़्यादा ही हैं तो वो बैरियर्स काय के बने होते हैं बेटा? सेल्स के बने रहते हैं, और सेल्स की ऊपर की लेयर क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो किसकी बनी रहती है? लिपिड्स की बनी रहती है। तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्टीरियो केमिकल नेचर। ठीक है, किसका? ड्रग की ही बात चल रही, स्टीरियो केमिकल नेचर में, है ना। ड्रग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है? इट इज़ द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय अफेक्टिंग द ड्रग बिहेवियर। इट इज़ इंक्लूड द शेप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल विच इंटरेक्ट विथ वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा लॉक एंड की थ्योरी। मान लीजिए हमारा ताले का जो शेप है, लॉक का शेप है, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा रिसेप्टर? ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रिसेप्टर पाए गए। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके लिए अगर कोई की हम तैयार करेंगे तो कुछ ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए उसकी जो जाके यहाँ पे अटैच हो सके और इसकी चाबी को घुमा सके, और जो हम चाह रहे हैं वैसी एक्टिविटी वो दे सके। अगर हम इसमें मान लीजिए इस शेप की चाबी फंसाएंगे, गोल शेप की, तो क्या अटैच होगी? फिक्स होगी? एक्टिविटी दिखाएगी? नहीं। इसे कहते हैं हम लॉक एंड की थ्योरी। तो मॉलिक्यूल का साइज़ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इस रिसेप्टर में आके फिट हो सके और अपनी एक्टिविटी दिखा सके। इसे कहते हैं स्टीरियो केमिकल नेचर मॉलिक्यूल्स का, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ या सेल्स के साथ ईजिली अटैच हो सके, तभी तो एक्टिविटी दिखाएगा। यानी कि ड्रग का शेप कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को?
अब आते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमने अभी तक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी लिपिड इसकी ड्रग की, जिसमें हमने अभी लिपिड, हाइड्रोफिलिक की बात की, स्टीरियोकेमिकल्स की बात करी, अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड ड्रग की बात करी, है ना। अब आते हैं हम बैरियर्स के। हमारी बॉडी में, ड्रग में नहीं, ड्रग में बैरियर डालेंगे ही क्यों हम, इतना और टिपिकल क्यों बनाना है ना। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो उस ड्रग को फेस करनी पड़ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं उसको, है ना, उन बैरियर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर। बेटा ये तो एक बहुत ही कॉमन है, सिंपल है ना। हर बैरियर आपको अगर कोई भी कैपिलरी से ब्लड के थ्रू ड्रग को पास कराना है, वही प्लाज्मा वाला, तो ये तो कॉमन है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा आता है सिंपल सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन आना ही आना है। ब्लड ब्रेन बैरियर, इसमें से ये ऊपर के दो अपन पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, जिसमें ब्लड वेसल के थ्रू वो प्लाज्मा रिलीज़ हो रहा था, और दूसरा बैरियर क्या था, सेल मेम्ब्रेन, ऊपर की सेल जो होती है ना उसकी मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब तीसरा आता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड CSF बैरियर, प्लाज्मा प्लेजेंटा बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। तो सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर में क्या होता है, द ब्लड कैपिलरी मेनली सप्लाई ब्लड टू मोस्ट ऑफ द टिश्यू। इस मेथड में जो है अपनी 90% टिश्यूज़ को सप्लाई होती है ना हमारी ड्रग। वही पैसिव मेथड मैंने आपको बताया, ये ब्लड वेसल से यहाँ पे ब्लड और प्लस ड्रग है, यहाँ प्लाज्मा रिलीज़ हो रहा है, यहीं से छोटे छोटे प्लाज्मा के साथ ड्रग भी रिलीज़ हो रहा है, और कई बार जो है वाटर जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी ड्रग बाहर की तरफ आ जाता है, और वहीं पे ये एक्टिविटी दिखा देता है, ठीक है। ऑल ड्रग आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड, है ना। ड्रग जो है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों फॉर्म में ही होती है, विथ मॉलिक्यूलर साइज़ कितना होना चाहिए, अगर वो लिपिड के साथ में है बेटा या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है ड्रग, ठीक है, तो बड़ा साइज़ चल जाएगा आपका, 600 डेल्टॉन तक चल जाएगा, और इसमें किसी भी तरीके की एक्टिविटी की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप वाटर चैनल्स के थ्रू भेज रहे हैं तो इसमें 50 डेल्टॉन तक ही चल पाएगी कहानी आपकी, और इसमें वाटर चैनल के थ्रू ही छोटे छोटे पोर्स में सप्लाई हो पाएगी। अब आता है सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए ये तो अपना प्रोटीन ड्रग है जो कि अटैच हुआ था, अभी हमने आपको बताया था जो फ्री नहीं था, जो फ्री ड्रग है केवल वही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। कैपिलरी वॉल, ब्लड सप्लाई हो रही है, इस कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर पाएंगे, है ना। और जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में बेटा, अनआयोनाइज्ड, यानी हमें लिपिड भी चाहिए, हमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी चाहिए, है ना। जो आयोनाइज्ड फॉर्म में उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वो वाटर चैनल के थ्रू पास आउट हो सकता है, लेकिन उसका रेशो बहुत कम है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी वे में नहीं कह सकती मैं उसको। बाकी लिपिड सॉल्युबल जो है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग की वो भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये आ चुका है। इसमें क्या होता है, 50 डेल्टॉन से कम साइज़ होना चाहिए, और ये इजीली जो है बल्क में सेल मेम्ब्रेन पे अटैच कर सकता है। अगर लाइपोफिलिक ड्रग है 50 to 600 डेल्टॉन चल जाएगा, ये भी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इजीली क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर हमारी ड्रग पोलार या आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो इसका जो साइज़ होता है, मॉलिक्यूलर साइज, वो 50 डेल्टॉन से काफ़ी कम होना चाहिए, तभी वो पानी के थ्रू घुल के उसमें सॉल्युबल होके सेल तक आएगा, और इसमें ATP की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड है, ठीक है। PD का मतलब होता है प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग, ठीक है, प्रोटीन बाउंडेड ड्रग। अब आता है नेक्स्ट आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट है बेटा,
ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन है सबसे ऊपर और इसमें है बहुत सारे बैरियर्स जो ऊपर वाले ने भेजे हैं। हर कोई ऐरा गैरा हमारे ब्रेन को वैसे तो हिला जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रग के मामले में काफ़ी सुरक्षा रखी गई है। वैसे स्टार्ट करते हैं कोशिश करिए हर कोई ना हिला पाए हमारे ब्रेन को तो द कैपिलरी इन द ब्रेन आर हाईली स्पेशलाइज्ड। इनकी जो कैपिलरीज होती है ब्रेन की वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, मतलब क्वालिटी मतलब अलग ही लेवल चल रहा है, यहाँ पे अलग ही क्वालिफिकेशन चल रही है। इट कंसिस्ट एंडोथीलियल सेल विच आर जॉइंड टुगेदर बाय द कंटिन्यूस टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्म द थिक लिपिड बैरियर। एक तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट जंक्शन बना के रखा है, बिल्कुल एकदम टाइट पैकिंग, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, है ना। और दूसरा उसमें लिपिड की लेयर भी लगा के रखी, भर भर के एकदम लिपिड लेयर लगा के रखी है, ठीक है। अब इट ऑल्सो कंसिस्ट पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट सेल एंड लेयर ऑफ ग्लीलियल सेल। 3 सेल्स पाई जाइए बनाई गई हैं, तीन बनाई गई हैं लेयर्स। एक तो ये जैसे कि ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है अपना सॉरी, इसमें ये जो है टाइट जंक्शन है और यहाँ पे जैसे कि ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरी, और यहाँ पे बहुत ही लिपिड की इतनी मोटी लेयर सी बनाई गई है जिससे कोई चीज़ क्रॉस हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, ये भी एक लेयर है पेरिसाइट्स की, उसके ऊपर एक और लेयर है एस्ट्रोसाइट की, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर है ग्लीलियल सेल्स की, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तब जाके आता है हमारा ब्रेन, ठीक है, जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात हो रही है बेटा। इनको केवल जिनमें हाईली लिपिड, हाईली इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में है, क्योंकि इतनी सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना हर किसी की बस की बात नहीं है ना। तो उसके लिए लिपिड कंटेंट बहुत होना चाहिए। हालांकि अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, आखिरकार उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर सॉल्युबल कंटेंट तो चाहिए ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी इतनी ढेर भर के जो मेम्ब्रेन्स बनाई गई हैं, जो बैरियर्स बनाए गए हैं, उनका क्या, तो उसके लिए जो है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो रही है ब्रेन की। ऐसे ही कई ऑर्गन्स होते हैं जो हाईली लिपिड होते हैं और बैरियर्स भी होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। और सही बात भी है, अगर हर चीज़, हर ड्रग का कंटेंट, जो भी हम पेन किलर और ये और सब, अगर हम ड्रग हर चीज़ हमारे ब्रेन में इतनी ईजीली पहुंचने लगे तो सोचो ब्रेन का क्या हाल होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये ब्रेन के लिए ये ज़रूरी भी है ना, हर चीज़ें। पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइट जंक्शन होता है और ब्लड सप्लाई तो होती ही होती है, और फिर इसके बाद पेरिसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और फिर ग्लीलियल सेल, और फिर उसके बाद ब्रेन आता है। तो जाहिर सी बात है इसमें लिपिड कंटेंट वाली ड्रग का ज़्यादा महत्व होगा। हाइड्रोफिलिक तो होता ही है। मैं आपको आज ही इसी में बताऊंगी कि लाइपोफिलिक ड्रग और हाइड्रोफिलिक ड्रग किस तरीके से काम करती हैं और इनका मेन मकसद कैसे होता है, कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आप लोग उस बात की चिंता ना करें कि ये कैसे वर्क करती हैं, है ना। अब आता है ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई टेक बैरियर नहीं होता है इसमें। सिर्फ इसमें एक पहली जो लेयर होती है वो ओपन जंक्शन होती है, उसमें पोर्स होते हैं, लेकिन दूसरी लेयर में एक्स्ट्रा जो है टाइट जंक्शन होते हैं। मतलब इसमें जो है एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतना ब्रेन के लेवल पे नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें बैरियर होता है, ठीक है। तो इसमें भी ड्रग को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट आता है ब्लड प्लेजेंटल बैरियर, ठीक है। ब्लड प्लेजेंटल बैरियर, इसमें क्या होता है,
बेटा प्लेजेंटा क्या होता है? प्लेजेंटा जो फीटस होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है, यूट्रस होता है ना, उसे फीटस कहते हैं। उससे एक कनेक्टेड ट्यूब होती है और वो माँ से अटैच होती है, जिससे कि माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह सब दे सकती है, ब्लड सप्लाई करती है। और उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो बेबी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, वो माँ के द्वारा उसकी बॉडी से निकल जाता है। तो प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये एंडोथीलियल सेल की बनी होती है, ठीक है। वह एंडोथीलियल सेल की बनी होती है। और फीटस की तरफ क्या होता है, ट्रोफोप्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन का बना रहता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका है, प्लेजेंटा का है, ठीक है। इधर इस साइड बाहर की तरफ जो है मैटरनल एरिया होता है, जिसमें मैटरनल वेन्स और मैटरनल आर्टरीज होती हैं। फिर बीच में एक बाउंड्री होती है जिसे फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद फीटल की मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसमें फीटल वेन और फीटल आर्टरी होती है। तो जैसे जस्ट सपोज़ अगर माँ को आर्टरी से कुछ देना है तो फीटल आर्टरी में पहुँचा सकती है। और अगर बेबी को कुछ देना है एक्सक्रीटरी मटेरियल, है ना, बच्चा तो कुछ दे नहीं सकता ऐसे, फूड तो माँ ही देगी क्योंकि वो बाहर से खाना ले रही है उससे। तो फिर और फीटल वेन के थ्रू जो बाहर आना होता है वो मैटरनल वेन में पहुंचकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें भी बेटा बहुत ही जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, है ना, वो ही इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाती हैं। बाकी हर कोई ड्रग जो है इसमें एंटर नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान हमें हर ड्रग डॉक्टर की कंसल्टेंसी के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के साथ में ये प्लेजेंटा को क्रॉस कर गई हमारी ड्रग तो काफ़ी कॉज कर सकती है प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो मदर है वो तो ईज़िली झेल पाएगी, लेकिन बच्चे के पास इतनी रेजिस्टेंट पावर नहीं होती है कि वो उस ड्रग के इफ़ेक्ट को झेल सके। तो हो सकता है उससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इट पासिस द ड्रग ऑफ मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टॉन एंड हाईली लिपिड सॉल्युबल। इसमें मॉलिकुलर जो वेट होता है वो 1000 से कम होना चाहिए और हाईली लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। जैसे इथेनॉल और बारबिचुरेट ड्रग इजीली इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। टेरेटोजेनिसिटी कुछ बच्चों में जैसे देखी जाती है, कई बार क्या होता है माँ कोई भी ऐसे ड्रग ले लेती है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक होती है, वो प्लेजेंटा को क्रॉस कर लेती है और फिर प्रेगनेंसी में टेरेटो एबनॉर्मलिटीज़ ब्लड बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ शो कर सकती है ना। तो उसे उसकी डेवलपमेंट में भी एबनॉर्मलिटी शो कर सकती है। इस एजेंट को, ऐसी दवाइयों को क्या कहते हैं, टेराटोजन ड्रग्स कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होती है, द बैरियर मेड बाय सर्टोली सेल्स। क्या रहता है, जो टेस्टिस होते हैं, ये मेल फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जब मेल्स का टेस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पे सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, जो कि किसके चारों तरफ पाई जाती है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, राइट, और उनके चारों तरफ सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी हाईली लिपिड बनी होती हैं और ये भी एक बैरियर की तरह काम करती हैं, है ना। दिस बैरियर रेस्ट्रिक्ट टू पास द ड्रग टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, एक बैरियर की तरह काम करती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बचाती हैं हानिकारक ड्रग से, है ना, क्योंकि ये भी लिपिड की बनी रहती है। क्योंकि वहाँ पे स्पर्म का जनरेशन हो रहा है, वहाँ पे स्पर्म जनरेट हो रही है बेटा। अगर जनरेशन यानी जहाँ जनरेट हो रही है वहीं पे इफ़ेक्ट आने लगा तो स्पर्म तो फिर काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था मुझसे कि ये हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक ड्रग का क्या मामला है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक ड्रग यानी वाटर लविंग ड्रग होती है ना। हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होती है वो क्या होती है बेटा, वाटर लविंग ड्रग होती है ना, लविंग वाटर। और जो लाइपोफिलिक होती है वो लिपिड लविंग होती है। क्या होती है, लिपिड लविंग। अब क्या होता है
जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। लिपिड बाई लेयर की बनी रहती है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा है ना, लिपिड बाई लेयर की बनी रहती है हमारी। तो जब हमें कोई ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग में अगर लिपिड होगा, है ना, तो ये लिपिड और ये लिपिड, इसकी लिपिड है ना, दोनों आपस में मिलके जो है इस जो ड्रग है हमारी लिपिड की उसको क्रॉस कर पाएगी और मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर पाएगी हमारी ड्रग, ठीक है। लेकिन हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है, जो पानी को चाहती है ना, वो लिपिड के ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, वो अंदर क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो ड्रग का पार्ट जिसमें लिपिड सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है वो इजीली इसको क्रॉस कर पाएगा। जनरली लिपिड जो सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वह अनआयोनाइज्ड फॉर्म की होती हैं, है ना। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग भी इजीली क्रॉस कर पाती हैं, ठीक है। और आयोनाइज्ड जो ड्रग होती है बेटा वो वाटर लविंग होती हैं, वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी हमारी सेल के स्ट्रक्चर में कुछ आयंस चैनल्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि वाटर कंटेंट या आयन के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चैनल्स पाए जाते हैं। तो एन आयन चैनल्स के थ्रू कई बार हमारी ड्रग उसी के साथ में जो है अंदर एंटर कर जाती है, या प्रोटीन्स चैनल जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं सेल्स में, उसके थ्रू भी जो है हमारी ड्रग अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। लेकिन इसका रेशियो बहुत कम होता है, कभी चैनल खुले हैं या ना खुलें, है ना। तो ये दूसरा इसमें जो लिपिड वाला है उसमें जो है पैसिव कंडीशन होती है और इसमें जो है एक्टिव कंडीशंस हो सकती है, एनर्जी जनरेट। तो इसकी जो है चांसेस थोड़े कम होते हैं, लिपिड वाले के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एंटर करती हैं दोनों ही। दूसरा, हाइड्रोफिलिक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है बेटा, जब लिपिड का काम हो जाता है, मेम्ब्रेन इजीली जो है क्रॉस हो जाती है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो साइटोप्लाज्म काय का बना होता है, ये लिक्विड होता है, वाटर होता है। अब इसमें एक्टिविटी शो करने के लिए जो वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वही तो काम आएंगी, है ना। और फिर यहाँ पे एक्टिविटी शो करेगी हमारी ड्रग, तो वाटर सॉल्युबल वाली काम करेगी, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन को दोबारा से इसको क्रॉस करना पड़ेगा तो फिर से ड्रग को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, है ना। और वो लाइपोफिलिक जो ड्रग है, कंटेंट है, वो बाहर निकलेगा। साथ में अगर पोटेशियम चैनल्स वगैरह ओपन हो गई तो बाकी वाटर कंटेंट वाली ड्रग भी पास हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा खेल, जब इसमें सेल्स को क्रॉस करके सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा में वाटर चैनल्स है, ठीक है, पानी है ना। अब इसमें कौन सा काम आएगी, कौन सा ड्रग का काम आएगा, तो इसमें आएगा हाइड्रोफिलिक। कौन सा आएगा, हाइड्रोफिलिक काम आएगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है इजीली जो है इसमें पास आउट फ्लो हो जाएगी, ठीक है, इजीली पास आउट हो जाएगी। लेकिन लाइपोफिलिक ड्रग का क्या होगा, लाइपोफिलिक ड्रग भी क्या करेगी, इसके थ्रू पानी में तो वो मिल नहीं सकती, है ना, पानी में जो है सॉल्युबलाइज नहीं हो सकती, तो वो सेल के थ्रू आसानी से। एल्ब्यूमिन का ये होता है बेटा कि जब एल्ब्यूमिन एक हीरो की तरह काम करती है। एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ये एक प्रोटीन कंटेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोफिलिक का मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो तो पानी के साथ आसानी से ब्लड में फ्लो कर जाएगी, लेकिन जो लाइपोफिलिक ड्रग है, जो लिपिड फ्रेंडली है, वो क्या करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, चिपक जाती है। मैंने आपको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात बताई थी, याद करिए। प्रोटीन प्लस ड्रग है ना, बड़ा मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, है ना। तो ये इजीली क्या है, इसके साथ जॉइंट अप हो जाती है, ठीक है। और फिर प्रोटीन तो ब्लड में होता है, ये नेचुरली फ्लो करता है। मतलब ये समझ लो जैसे कि एल्ब्यूमिन एक जो है अपने बस है या ऑटो है, और इसको ये क्या करती है, लाइपोफिलिक ड्रग को एज अ सवारी इसमें कैरियर बनाती है और उसको जो है टारगेट तक पहुंचा देती है। अब जैसे ही ब्लड फ्लो कैपिलरीज के थ्रू जो है ट्रांसफ्यूजन में आता है, बाहर सेल के अंदर
सेल को क्रॉस करने की बात आती है तो लिपिड जो है इस प्रोटीन, ये वाला जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसको छोड़ देता है और फिर इजीली उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये पूरी मेथड होती है। यानी कि किसी भी ड्रग का एक जॉइंट रूप जिसमें हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों ही एक साथ वर्क करते हैं, डिपेंड करता है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, हर ड्रग की अलग अलग होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोफिलिसिटी, है ना। जिसमें लिपिड ज़्यादा है वो लिपिड सॉल्युबल कहलाएगा, जो जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है कि लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड की ज़रूरत है, फिर पानी की ज़रूरत है, फिर लिपिड की ज़रूरत है, और फिर जब ब्लड में सप्लाई की बात होती है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन एक कैरियर की तरह काम करता है, जिससे कि लिपिड जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इसके साथ अटैच हो जाती है और फिर टारगेट एरिया में पहुंच के मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर देती है। और रही बात हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो कैसे क्रॉस करती हैं, तो वो इसमें चैनल्स पाए जाते हैं बेटा, है ना, छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स के थ्रू ही ये अंदर की तरफ क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो ये चैनल्स आयन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, हर मेम्ब्रेन में होते हैं। ये जब भी ओपन होते हैं, है ना, इनकी ओपन और क्लोजिंग के टाइम पे धीरे से जल्दी से फटाक से जो है रिलीज़ हो जाती हैं और अपना काम कर लेती हैं, खेल लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक के साथ क्या है, बाय चांस का कंडीशन है, बस इनका लक एक जगह काम करता है, वो है ब्लड में सॉल्युबिलिटी के टाइम पे। बाकी लिपिड ही मेन लीड रोल में होता है, ये बात अगर इन शॉर्ट कही जाए, है ना। लेकिन ये है कि पूरी कहानी में ये बात है कि दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अपना कोई भी टॉपिक, अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मैं उस पर लेक्चर भी बना सकती हूँ और आपको उसका आंसर भी दे सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।